जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। 16 मार्च 2023 का सबसे पहला डेली करंट अफेयर्स आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है, तो इसका क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन द स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, तो इसका क्या नाम है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इरेडा इरेडा को मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा दिया गया है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, पहले इसे समझते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में बोलते हैं आधारभूत संरचना, जिससे हमारे देश की प्रगति होती है। ऐसी आधारभूत संरचना जिससे हम किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट सोच ही नहीं सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है रोड्स का डेवलपमेंट, पोर्ट्स का डेवलपमेंट, एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट, रेलवे, एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ केयर। ये सारे आधारभूत संरचना है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश के लिए। और इसका डेवलपमेंट करने के लिए अभी हाल ही में इरेडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और भी डिटेल्स है। यहां पर मैंने आपको बताया है कि एक सेट ऑफ फैसिलिटीज है, एक सिस्टम है जो कंट्री को सर्व करता है। इसमें बहुत सारे, जैसे कि रेलवे, रोड, ब्रिज, टनल, इन सब के डेवलपमेंट की बात कही जाती है। इसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो दोस्तों, इरेडा का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इरेडा का फुल फॉर्म होता है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ऐसी एजेंसी जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है। क्लियर है दोस्तों? तो इसे हाल ही में किसका दर्जा मिला है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है। दोस्तों, इसे सबसे पहले अभी क्लासिफाई किया गया था निवेश और क्रेडिट कंपनी के रूप में, लेकिन अब इसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आईएफसी का दर्जा मिलने के साथ जो इरेडा है, ये हाई रिस्क में काम करने में सक्षम होगी। आईएफसी का दर्जा कंपनी को मिलने के बाद ये फंड जुटा सकती है और इस पे निवेशक जो है निवेश कर सकते हैं। और आईएफसी फिर क्या करेगी? इसी पैसे को रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बांटेगी। दोस्तों, यहां पे बात आ रही इरेडा की, तो इरेडा से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारियों को आइए समझते हैं। तो देखिए, इरेडा का फुल फॉर्म हालांकि मैंने आपको बताया, फिर से बता देता हूं, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी एनर्जी है? ऐसी एनर्जी जो खत्म नहीं होती, जो नष्ट नहीं होती, जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती, जो कभी खत्म नहीं होगी, उससे हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जिसे बार बार रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। जैसे कि जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब एनर्जी में जब डेवलपमेंट करने का बात आता है तो इसे रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? पेट्रोल है, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब नॉन रिन्यूएबल है। दोबारा से ये क्या है? आपको ये प्राप्त नहीं होंगे। और दूसरी बात, ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अब देखिए, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी एज अ, आप समझिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब इसकी स्थापना की गई थी तो एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में इसके चेयरमैन और एमडी कौन है, तो इनका नाम है प्रदीप कुमार दास। क्या नाम है? प्रदीप कुमार दास नाम है। दोस्तों, ये मिनी रत्न प्रकार की कंपनी है। याद रखिए कैसी है। देखिए, 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं भारत में मेजरली। तो पहला है महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न। तो इसका कार्य क्या होता है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से रिलेटेड परियोजनाओं को प्रमोट करना, उनके विकास के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना। दोस्तों, प्रेजेंट में महारत्न कंपनी जो है, वैसे मिनी रत्न 73 है, कहीं 74 मिलता है। महारत्न कंपनी आप जान लीजिए 12 है। सेल, एचपीसीएल, आईओसी, ओएनजीसी, पीएफसी, एनटीपीसी, बीएचईएल, भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल जिसे बोलते हैं, गेल है, और यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड है, पावर ग्रिड है, और आरईसी को हाल ही में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। महारत्न कंपनी वो कंपनी होती है जिसका नेट वर्थ 15,000 करोड़ होता है। उसे पहले से नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला होना चाहिए, और उसका जो एवरेज प्रॉफिट है 5,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए, और टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए।
दोस्तों आप सभी देख रहे हैं 16 मार्च 2023 के डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। आपको ये जो करंट अफेयर्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रदान किया जाता है। 25 से 30 मिनट में आपको ये क्लास मिलती है ट्रिक्स के साथ। ये है ब्रह्मास्त्र की क्लास, पूरे भारत के हर एग्जाम को कवर करती है ये क्लास। ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है। डेली सुबह 6 बजे आप सभी को लाइव ज्वाइन होना है। दोस्तों आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहा हूं जिनका नाम है निक विजुसियस। क्या नाम है इनका? निक विजुसियस। दोस्तों अगर आप उम्मीद खो दिए हैं, उम्मीद खोना हाथ पैर खोने से कहीं ज्यादा बुरा है। क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति को आप देख पा रहे हैं ना इनके पास हाथ है ना इनके पास पैर है, लेकिन ये स्विमिंग भी करते हैं, ये मोटिवेटर भी हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। बहुत सारा इनके पास टैलेंट है बिना हाथ पैर के भी। यू कैन आइदर बी एंग्री फॉर वॉट यू डोंट हैव और थैंकफुल फॉर वॉट यू डू हैव। यानी आपके पास जो है उसका शुक्रगुजार होइए, आगे बढ़िए। कहां रुके हुए हो, क्यों थके हुए हो? जब ये व्यक्ति कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो सकता तो खुद एक चमत्कार बन जाइए। दोस्तों मेहनत कीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए याद रखिए हम वो कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ताकि कंज्यूमर्स को अवेयर किया जा सके उनके अधिकारों के बारे में। क्लियर है? थीम बहुत पूछता है तो थीम आप याद रखिएगा, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना इसकी थीम है। क्लियर है दोस्तों? इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको पता चल गया है। आपके साथ अगर बाजार गलत करता है, आपका शोषण करता है, तो आपको हमेशा सचेत रहना है अपने अधिकारों के लिए। 1983 में यह दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। 1983 में दोस्तों भारतीय संसद ने, इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया था 9 दिसंबर 1986 को, जिसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कब पारित किया था? 1986 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एससीओ युवा परिषद की 16वीं बैठक का उद्घाटन कहां पर किया गया? वेयर हैज दिस 16th मीटिंग ऑफ एससीओ यूथ काउंसिल बीन इनॉग्रेटेड? तो फ्रेंड्स एससीओ युवा परिषद की 16वीं बैठक का कहां पर उद्घाटन किया गया? न्यू दिल्ली में। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। और फ्रेंड्स इसका उद्घाटन भारत के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने किया है। भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। इसका सब्जेक्ट है इफेक्टिव कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज। देखिए यूथ लगा हुआ है तो यूथ को एक ऐसा मंच प्रदान करना, एक ऐसी सोच प्रदान करना ताकि वो देश और दुनिया के विकास में सहयोग प्रदान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सिपरी की रिपोर्ट पेश की गई है, तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कौन सा कंट्री है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर है? अकॉर्डिंग टू सिपरी रिपोर्ट, विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन 2022? तो 2022 में फ्रेंड्स भारत सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्टर बना है। कौन? हमारा भारत देश बना है। दोस्तों सिपरी का जो फुल फॉर्म है आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हर साल जो वेपन्स की जानकारी है उसको साझा करता है। 2023 की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में दुनिया का सबसे शीर्ष हथियार इंपोर्टर देश भारत बना है। क्लियर है? रिपोर्ट के अनुसार यह भी बताया गया है कि जो अमेरिका है पिछले 5 साल में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश बना है, यानी हथियार सप्लाई करने में अमेरिका सबसे आगे है। वर्ल्ड एक्सपोर्ट में इसका 40% कंट्रीब्यूशन है।
इसके बाद किस देश का नंबर आता है? तो रूस का आता है, फिर फ्रांस का आता है। क्लियर है दोस्तों? रूस और फ्रांस के अलावा भारत इन 5 सालों में इजराइल से, साउथ अफ्रीका से, साउथ कोरिया से, इन देशों से भारत ने वेपन्स को इंपोर्ट किया है, हथियारों का इंपोर्ट किया है। दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं सिपरी की। तो सिपरी जो है मैं आपको बता चुका हूं। देखिए ये जो रिपोर्ट तैयार करता है तो इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है संघर्ष, हथियार नियंत्रण और निःशस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पण। यानी इसका ये मतलब है कि जो वेपन्स लोग इकट्ठा कर रहे हैं, देश इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार करना, ताकि धीरे धीरे इसका जो आर्मामेंट है, जो वेपन्स है, उसका कलेक्शन कम किया जा सके, उसको नियंत्रित किया जा सके। 6 मई 1966 को इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? स्वीडन में है। कहां पर है? स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान के बारे में जो 2022 में प्रदान किए जा चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे मीना कंडासामी की, जिन्हें हरमन केस्टन पुरस्कार मिला है जर्मनी के द्वारा। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो कि फ्रांस के द्वारा दिया जाता है, किसे यह पुरस्कार मिला है? डॉक्टर स्वाति पिरामल को। किसे मिला है? डॉक्टर स्वाति पिरामल को। नेक्स्ट है द लीजन ऑफ ऑनर। देखिए नाइट ऑफ द लीजन ऑनर लिखा हुआ है, यह द लीजन ऑफ ऑनर, तो यह है शशि थरूर। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 मिला है पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल को। मिस इंडिया यूएसए 2022 आर्या वालवेकर बने हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी बने हैं, जिनका संबंध कर्नाटक राज्य से है। प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 के विजेता थे। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 किसे मिला है? केपी कुमारन को। ये मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर है। आशा करता हूं कि आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूपी जीके का कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च किया है। ये रिकॉर्डेड क्लास आपको हमारे रूट एप्लीकेशन पर मिलेगी। जो भी यूपी जीके के छात्र हैं वो इस कोर्स पे अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट यूपी जीके आपको मिलेगा। कूपन यूज कीजिएगा RGCGT, जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक। इसके अलावा इंग्लिश जो है अनमोल मैम पढ़ा रहे हैं आपको, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों आपको यहाँ पर मिलेगा। और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको फैसिलिटी प्रदान की जा रही है हमारे रूट एप्लीकेशन पर, जहां पर आप कोड यूज कीजिएगा RGCGT। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो सबसे ज्यादा कम है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बताया है कि बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा कम है। देखिए भारत के प्रेजेंट में जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रधान इनका नाम है। दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने जो रिपोर्ट पेश की है, बिहार का 61.8% लिटरेसी रेट है। फिर अरुणाचल प्रदेश 65.3% में है। राजस्थान 66.1% में। अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस राज्य की है, तो आप बताएं केरल। आपको जैसा कि पहले ही पता 2011 के सेंसेक्स में भी केरल है। इसके बाद नंबर आता है लक्षद्वीप का, फिर आता है मिजोरम का। दोस्तों यहाँ पे बात मैंने बिहार राज्य की है, तो बिहार राज्य की लोकेशन को देखते हैं और उसके पड़ोसी राज्यों को देखते हैं। तो ये है बिहार राज्य, ठीक है। बिहार की सीमा यूपी से लगती है, झारखंड से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है और नेपाल से। नेपाल देश है ना कि राज्य है, तो नेपाल के साथ इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। बिहार जो है इसकी कैपिटल पटना है, जिसे पहले पाटलिपुत्र बोला जाता था। 1912 में इसकी स्थापना हुई है। प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। पहले इसके गवर्नर फागू चौहान थे। अब इनकी जगह पर राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के गवर्नर बने हैं। यहाँ का स्टेट एनिमल है गौर। क्या नाम है? गौर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जहां पक्षियों की 161 प्रजातियों की पहचान की है? अरलम, ठीक है दोस्तों। देखिए अरलम में केरल के, केवल आपको के लगाना है,
केरल। ठीक है, ट्रिक आपको समझ में आ गई। आप बस के लगा दीजिएगा अरलम में और रल, तो केरल। तो ये कहां पर है? केरल राज्य में है अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य, जहां पर बर्ड्स की 161 स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन किया गया है। ये विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के यहां पर आप बर्ड्स देख सकते हो, है ना, इमेज में। दोस्तों केरल में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, अब ये सवाल उठता है कि ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा तैयार की गई? तो एक है बर्ड वॉचर्स। क्या है? बर्ड वॉचर्स, इनके द्वारा तैयार की गई है रिपोर्ट। और इन्होंने बताया यहां पे 161 टाइप्स के बर्ड स्पीसीज पाए गए हैं। क्लियर है? और जनगणना के दौरान कुछ अलग प्रकार के बर्ड्स भी देखे गए, जैसे लेजर फिश ईगल, इसे पहली बार देखा गया है। और इसी तरीके से बाणासुर लाफिंग थ्रश, जो कि 7 साल बाद इस सेंचुरी में देखने को मिला है। दोस्तों यहां पे बात की है बर्ड सेंचुरी की, तो भारत में बहुत जगह पर बर्ड सेंचुरी है जो आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला है नेल्लापट्टू बर्ड सेंचुरी, कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। दूसरा है उपपालपडु पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील आपको पता है, तो पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य भी आपको याद हो जाएगा, कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है नजफगढ़ पक्षी अभ्यारण्य, न्यू दिल्ली में है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य न्यू दिल्ली में है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the interim chairman of Life Insurance Corporation of India? तो फ्रेंड्स अंतरिम चेयरमैन बने सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती। अब आप कैसे याद रखोगे? देखो आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो। मेरा प्रयास बस ये रहता है मैं कैसे अपने भाई बहनों को आसानी से चीजें याद करा दूं और हर चीज कंप्लीट करा दूं। आप अपने से भी ट्रिक बना सकते हो। दोस्तों यहाँ पे लिखा जीवन, और हर व्यक्ति को अपने जीवन से मोह होता है। ठीक है, हर व्यक्ति को अपने लाइफ से क्या होता है? मोह होता है, यानी उसको अपने जीवन से क्या होता है? एक मोह होता है, अट्रैक्शन होता है। तो आप ऐसे याद रखिए, जीवन मोह, मोह से मोहंती, सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, तो ये है सिद्धार्थ मोहंती। प्रेजेंट में एलआईसी में हाउसिंग फाइनेंस के एमडी हैं। एलआईसी की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताइए 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। बहुत पुरानी कंपनी है। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है, और ये भारत सरकार के स्वामित्व में आती है। यदि आपसे पूछा जाए कि विच इज द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, तो आप बताएंगे इट इज ओरिएंटल लाइफ कंपनी। क्या नाम है? ओरिएंटल जीवन कंपनी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस फर्म IQ एयर रिपोर्ट अभी पेश की गई है। इसके अनुसार विश्व का 8वां सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो 8वां सबसे प्रदूषित देश हमारा भारत है। और हम सभी संकल्प लें कि ये जो रैंक है ये एकदम से 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, 8वें पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम सांस ले रहे हैं अगर उसी में प्रदूषण होगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। तो फ्रेंड्स IQ एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई और हमारा भारत 8वें स्थान पर है। दुनिया के 50 शहरों में 39 शहर भारत के हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में 50 शहरों में भारत के 39 सिटीज हैं। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश चाड है। सेकंड नंबर पे इराक है, थर्ड पे पाकिस्तान है, चौथे पे बहरीन है, बांग्लादेश 5th पे है, बुर्किना फासो 6th पे है, कुवैत 7th पे है और 8th पे इंडिया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1, इसको किसने लॉन्च किया है? देखिए 3D प्रिंटेड जब भी मैं बात करूं तो इसे जो है ना एक अभी देखिए अभी मैंने आपको बताया था 3D बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। एक बहुत बड़ा सेटअप होता है और एक मैंने आपको दिखाया था कुछ दिन पहले, करंट अफेयर्स में बताया था, आपको पढ़ाया था। तो उस मशीन की मदद से उसे डेवलप किया जा रहा है। तो रिलेटिविटी स्पेस ने 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फर्स्ट को अभी डेवलप किया है। ये है रिलेटिविटी स्पेस। ये जो आप देख पा रहे हैं रॉकेट टेरॉन, रिलेटिविटी स्पेस ने इसे डेवलप किया है। क्लियर है दोस्तों? ये जो स्टार्टअप कंपनी है
ये कैलिफोर्निया की है। कहाँ की है? कैलिफोर्निया की है। और ये जो लॉन्च है गुड लक हैव फन, इस मिशन का ये हिस्सा है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में प्रवेश देने की शुरुआत की है? विच कंट्री हैज स्टार्टेड मिलिट्री सर्विस फॉर वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स? तो ये है कोलंबिया। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देश आता है। कहां पर आता है? साउथ अमेरिका में आता है कोलंबिया। ठीक है। और 25 साल बाद मौका दे रहा है महिलाओं को सैन्य सेवा कराने के लिए। कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं को शामिल किया है। दोस्तों आपको जान करके हैरानी नहीं होनी चाहिए, भारत में भी होना चाहिए। मैं तो सोचता हूं 18 से 24 साल के जो भी वहां पे मेल हैं उन सब के लिए कंपलसरी है मिलिट्री सर्विस। ऐसे दुनिया के कई देशों में है। मैं भी सोचता हूं कि भारत में भी मैंडेटरी होना चाहिए। केवल अग्निपथ योजना जो है हालांकि मौका दे रही है नए नए लोगों को, लेकिन मैंडेटरी हुई होना चाहिए ताकि डिसिप्लिन डेवलप हो। दोस्तों कोलंबिया की सेना में लगभग आपको 2 लाख सैनिक देखने को मिलेंगे, जिसमें 1% कंट्रीब्यूशन महिलाओं का है। आज की ट्रिपल आर सीरीज आप सभी के सामने है, जिसे हम बोलते हैं रिपीट रिकॉल रिवाइज करंट अफेयर्स 2022। कल आप लोगों का फरवरी महीने का टेस्ट है, तो आप लोग पढ़ के आएंगे। पूरे फरवरी महीने का टेस्ट लेने वाला हूं। विंबलडन 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन को जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के प्लेयर है। कहां के प्लेयर है? सर्बिया के प्लेयर। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। हु हैज बिकम द लाइफ प्रेसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी? तो ये बने हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसे जीता चार्ल्स लेक्लर्क ने, जो कि मोनाको देश के प्लेयर। कहां के? ठीक है। नेक्स्ट है मोरक्को। मोनाको लिख दिया मैंने, मोरक्को। ठीक है। विश्व थायराइड दिवस 2022 कब मनाया गया? तो वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है 25 मई को। कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। दोस्तों कल का करंट अफेयर्स आप लोगों ने पढ़ा, और कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना जरूरी है, आपका टेस्ट लेना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आपका टेस्ट और रिवीजन। Who has become the first woman to operate the semi high speed वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? तो ये है सुरेखा यादव। अभ्यास ला पेरोस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन हिंद महासागर में किया गया। रिसर्चर्स ऑफ विच IIT इंस्टीट्यूट हैव डिस्कवर्ड द एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल IITR 00693? तो ये है IIT रुड़की। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किस देश ने जीता है? तो इसे जीता है किस देश ने? भारत ने जीता है। पर्यटन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। When is इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2023 सेलिब्रेटेड? तो 14 मार्च को मनाया जाता है नदियों की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के टाइटल प्रायोजक बनी है? तो ये है कौन सी? महिंद्रा ऑटो। यहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है, आप इसे महिंद्रा ऑटो करो। विच फीमेल प्लेयर हैज बीन सिलेक्टेड एज द ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ? तो यह है एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहां पर किया है? बेंगलुरु में। सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है श्रेया घोड़ावत। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो यह राज्य है तेलंगाना राज्य। दोस्तों आज का सवाल है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है इस फेमस पर्सनालिटी के बारे में। इनके बारे में आपको 4 से 5 लाइन लिखनी है। कल की जो पहचानो कौन सीरीज में बताया था बीरेंद्र पाल ने, ये जो आप देख पा रहे हैं इमेज, ये उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके अलावा रोहित शिवहरे ने भी इनके बारे में लिखा था, तो इन्हें बेस्ट कमेंट्स हमने यहाँ पर इनका पिक किया है। दोस्तों काम की बात यह है कि पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का एक सीरीज लाएं, 5-6 सवाल पूछे जाते। कई दिनों से प्रवीण कुमार कमेंट कर रहे हैं, तो भाई थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत आपको मजा आने वाला है। आपकी कमेंट्स को पिक कर लिया गया है और इस पर अब धीरे धीरे हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर स्टैटिक जीके का पिटारा खुल गया, ल्यूसेंट स्टैटिक जीके का पिटारा। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेनर्स, ऑथर्स के बारे में और उनकी बुक्स के बारे में। एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ कैपिटलिज्म बोला जाता है, जो पूंजीवाद के जनक कहे जाते हैं, इनकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। एल्बर्ट आइंस्टीन, तो इनकी बुक का नाम है द वर्ल्ड एज आई सी इट। देखिए यहां पे लिखा आई, आइंस्टीन, और यहां भी लिखा है आई, तो आप कंपेयर करके ऑप्शन में समझ जाइएगा, एल्बर्ट आइंस्टीन की बुक है। आर्थर हेले, हेले इन्होंने एयरपोर्ट लिखी है। दोस्तों हेले में, हेले बोलने पर हेलीकॉप्टर आ रहा है ना, और हेलीकॉप्टर कहां पे होगी? एयरपोर्ट पे होगी। सैमुअल हर्श, प्राइस ऑफ पावर इन्होंने बुक लिखी है। दांते ने लिखी है डिवाइन कॉमेडी। नेक्स्ट है होमर, होमर की बुक का नाम है ओडिसी एंड इलियड। हेनरी मिलर की बुक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। न्यूटन की फेमस बुक है प्रिंसिपिया, जिन्होंने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, यहीं से हमें पता चलता है। जॉन मिल्टन की बुक है पैराडाइज लास्ट, और प्लेटो की बुक कभी मत भूलिएगा रिपब्लिक है। क्या नाम है? रिपब्लिक। तो सारे इंपॉर्टेंट बुक हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। दोस्तों आज के स्टैटिक एमसीक्यू जीके के पिटारे में हड़प्पा सभ्यता का रिवीजन करने वाले हैं। यहां से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो यह है 2500 से 1750 ईसा पूर्व बीसी। सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यानी इसके कंटेम्पररी नहीं थी? तो ये थी ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। दिल्ली तक तो पहुंच ही नहीं पाए, यहीं से कट गया। राजस्थान, बिहार तक पहुंच ही नहीं पाए, उड़ीसा बहुत दूर है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, फिर उड़ीसा, बंगाल। तो ध्यान दीजिएगा, ये था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां पे पाए गए थे? तो घोड़े के अवशेष हमें मिले थे सुरकोटदा में। कहां पर? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन कहां पर? राजस्थान में। चूड़ियों के साक्ष्य यहां पर, बैंगल्स के साक्ष्य मिले थे। Which of the following material was mainly used in making the coins of हड़प्पन period? तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सी मुद्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था? सैलखिड़ी, स्टीटाइट। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला जाता था? ब्रॉन्ज एज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यवसाय था व्यापार, ट्रेड करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो ये थे शहरी, बहुत ही डेवलप्ड कल्चर माना जाता है। सिंधु सभ्यता के घर किसके बने देखने को मिले हैं? ईंट के, बांस के, पत्थर के, लकड़ी के। तो इनके घर जो थे ईंटों से बने हुए थे, ब्रिक से बने हुए थे, और बहुत सारे ब्रिक के साक्ष्य हमें देखने को मिले। जब जो अंग्रेज थे पटरी बिछा रहे थे, ट्रेन की पटरी बिछा रहे थे, तो उसी के नीचे जब खनन किया गया तो बहुत सारे साक्ष्य मिले। दोस्तों जो भी करंट अफेयर्स, जो भी आपने पूरी क्लास को पढ़ा है, उसका होगा आपका टेस्ट। तो तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न रहा, इरिडा के प्रबंध निदेशक क्या नाम है? तो इनका नाम है प्रदीप कुमार दास। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। एससीओ कब एस्टेब्लिश किया गया था? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। 2001 में। सिप्री का हेडक्वार्टर कहां पर है? सिप्री का हेडक्वार्टर स्वीडन में है। द लीजन ऑफ ऑनर 2022 किसे प्राप्त हुआ है? तो यह शशि थरूर। नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो नेलापट्टू आंध्र प्रदेश में है। एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956 में हुई थी।
वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? आपने पढ़ा है, एडम स्मिथ की है। राजेंद्र अर्लेकर किस राज्य के गवर्नर है? तो राजेंद्र अर्लेकर ये हैं बिहार राज्य के। 15 मार्च का रिजल्ट हमारे पास है आप लोगों का। रिंकू, राकेश, सृष्टि, अमित सिंह और प्रियंका, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 15 मार्च के टेस्ट में टॉप किया है, बधाई हो। ये जो टेस्ट होता है हमारे एप्लीकेशन पर होता है, आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां पर आपको सिस्टमैटिक तरीके से हर महीने की हर दिन की पीडीएफ फ्री मिलती है। और जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको ये वाली पट्टी देखने को मिलेगी, जब आप स्क्रॉल करेंगे इसी पे क्लिक करना, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, वीडियो, क्विज सब कुछ एक जगह पर रखा हुआ है। टेलीग्राम में भी आपको पीडीएफ प्रदान की जा रही, उपलब्ध करवाई जा रही है, आपने देखा ही होगा। दोस्तों प्रिंट निकालने का काम ना करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करें। प्रिंट निकालेंगे आप तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इतना सारा मैं कंटेंट देता हूं, कितना निकालोगे करंट अफेयर्स का पीडीएफ डेली? सुनो ध्यान से और उसे लिखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। गुरु दक्षिणा के रूप में बस आपका प्यार ही मांगते हैं। जो हमारा करंट अफेयर्स होता है शेयर करिए आप। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है और आप शेयर भी कर रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे कि लगातार आपने हमें धीरे धीरे इतना प्यार दिया है, आप लगातार इंडिया में हमारी रैंक करा रहे हैं, ये आपका प्यार ही है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों अब चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे इसी ऊर्जा इसी जोश के साथ। सबको बताइए सुबह उठ करके पढ़ें, एक टाइम सेट करें, टाइम मैनेजमेंट करें। जिंदगी बहुत छोटी है, आपको लगता होगा कि हो जाएगा, जिंदगी छोटी है, इसी में हमें मेहनत भी करना, इसी में हमें एंजॉय भी करना है, इसी में हमें रोना भी है, इसी में हंसना भी है, इसी में गाना भी है, तो सब कुछ इसी में करना है, ठीक है। सब कुछ करो, लगे रहो, भिड़े रहो अपने सपनों के लिए, खुश भी रहो, मस्त रहो। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।